पोलखोल परिवार की ओर से सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका विशिष्ट ऐसा प्रेम सम्मान हमें मिल रहा है। लाखों की संख्या में आप हमें व्यूज दे रहे हो। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ विशेष अतिथि उपस्थित है, लोक प्रतिनिधि। दोस्तों, इनके बारे में मैं क्या कहूं, रोक ठोक भूमिका रखने के लिए मशहूर है। महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व वे इस प्रकार से करते हैं, जो उनकी लेखनी है, जिस प्रकार से उनकी कलम चलती है, जब वे कुछ बोलते हैं तो पीएमओ को भी उस बात की दखल लेनी पड़ती है। सच्चाईकार, रोक टोक वाले सामना के संपादक और राज्यसभा सांसद शिवसेना से श्री संजय राउत साहब, आपने अमूल्य वक्त हमें दिया है पोलखोल परिवार को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सर, पहला प्रश्न, शिवसेना एक हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हुई पार्टी है। अति विशिष्ट प्रकार से अपनी भूमिका रखते आई है 1960 के दशक से। आज का दौर शिवसेना का नेतृत्व और उस समय का जो नेतृत्व रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है साहब। देखो, ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब से ये पार्टी की स्थापना हुई है, सबसे पहले बात मैं आपको क्लियर करूँगा कि बाला साहब ठाकरे जी ने जब शिवसेना की स्थापना की, तब हिंदुत्व का विषय नहीं था जी। तब तो मुंबई का मराठी माणूस, उनका स्वाभिमान, उनकी अस्मिता, उनके अधिकार, उनके हक, यही मुद्दे लेकर बाला साहब ठाकरे जी ने काम शुरू किया। और ये तो उस वक्त यहाँ के लोगों की बहुत ही, उनको ये इस प्रकार की संगठन की गरज भी थी। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था कि महाराष्ट्र को मुंबई तो मिल गई, लेकिन मुंबई में महाराष्ट्र को भी महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है, मराठी माणूस नहीं दिख रहा है। उसके बाद जो लोगों का आंदोलन शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हुआ, उसका नेतृत्व बाला साहब ने किया और उससे शिवसेना की निर्मित हुई, स्थापना हुई। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी का जो परिवार है ना, वो हमेशा हिंदुत्ववादी रहा। जैसे आप देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मराठी माणूस का विषय लेते हुए ऐसे बहुत से विषय बाला साहब ने लिए हैं जो हिंदुत्व के संबंधित थे। जैसे कि हाजी मलंग बाबा वाला एक इशू था, मलंगड़। बाद में भिवंडी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के दौरान जिस प्रकार से दंगे हुए, तो शिवसेना उसमें खुलकर उतरी थी। लेकिन जब समय जाता रहा, पार्टी बढ़ती रही, तो बाला साहब को ये लगा कि अगर देश को एक बनाना है, एक लाना है, तो हिंदुत्व का नारा देना पड़ेगा। पूरे प्रांतों को एक साथ बांध के रखना है, तो हिंदुत्व ये एक ही ऐसा विचार है जो सबको पकड़कर आगे जाएगा। और तब से आज तक आपका सवाल का, मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाहते हो। हम बीजेपी के साथ रहे हिंदुत्व के मुद्दे पर, अलायंस ही हिंदुत्व के मुद्दे पर हुआ था जी। आज हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारी आइडियोलॉजी, हमारा चेहरा, हमारा आत्मा बदल दिया है। हम वही है जो 50 साल पहले थे। हम वही है जब बीजेपी के साथ हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर अलायंस किया था। वही शिवसेना आज भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़ी है। हिंदुत्व का त्याग हमने न किया, न करेंगे। आज जो सरकार यहाँ बनी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर है, उसमें कोई जाति या धार्मिक आधार नहीं है, तो आइडियोलॉजी में कोई बदल नहीं और न होगा। और जब ऐसी नौबत आएगी हम पर, तो मुझे लगता है शिवसेना सत्ता छोड़ देगी, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, गौर जरूर फरमाइएगा। संजय राउत जी कहते हैं कि इस प्रकार की अगर आवश्यकता पड़ेगी भविष्य में, शिवसेना सत्ता छोड़ देगी, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। पोलखोल के माध्यम से संजय राउत जी ने यह सभी के लिए, दर्शकों के लिए संदेश सीधे तौर पर दिया है। साहब, आप एक प्रखर
वक्ता है। अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए आप हमेशा मशहूर रहे हैं। पिछले दिनों आपकी कुछ भेंट हुई जो विरोधी पक्ष के नेता है, पहले देवेंद्र फडणवीस साहब का भी विषय आया था, अभी अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विषय चल रहा है, आपकी और आशीष शेलार जी की जो भेंट हुई थी, गुप्त भेंट, फिर वही दिल लाया हूँ, फिर वही प्यार लाया हूँ, इस प्रकार की दबी जुबान में भी कुछ लोग कह रहे हैं। इस बारे में, यह मुलाकातों का सिलसिला, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कोई गुप्तता नहीं होती। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं किसी से गुप्त भेंट कर रहा हूँ, ये गुप्त भेंट कभी गुप्त नहीं रहती। और जो इस देश में या महाराष्ट्र में राजनीति करना चाहते हैं, खुली राजनीति, अच्छी राजनीति, उसमें अगर कोई छुपाने की बात है तो मुझे लगता है कि आप अच्छी राजनीति नहीं करते। मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूँ। बाला साहब ठाकरे ने कभी किसी प्रकार की गुप्त भेंट नहीं की किसी की। कोई बात जनता से छुपाई नहीं है बाला साहब ठाकरे ने। जो करना खुल कर करो। देवेंद्र फडणवीस जी को मैं जरूर मिला हूँ कि देवेंद्र फडणवीस हमारे दुश्मन हैं। महाराष्ट्र के नेता है, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उनके साथ इतने साल से काम करते आए हैं। अगर दो नेता एक दूसरे से खुलकर बैठकर बात करते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति की जगह पे है। लेकिन महाराष्ट्र की एक परंपरा है, यहाँ बिहार की राजनीति नहीं है, ये यूपी की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी कि बस दुश्मन हो गए हम दोनों, आप एक दूसरे के ऊपर गोली चलेगी, एक दूसरे के ऊपर हथियार चलेगी, बात तक नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा है महाराष्ट्र की, सामाजिक या राजनीतिक जो परंपरा है बहुत। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से लेकर यशवंतराव चव्हाण हो, बाला साहेब ठाकरे हो, शरद पवार साहब हो, वसंतदादा पाटिल हो, कभी ऐसी दुश्मनी हमने कभी की नहीं है। अभी आप दूसरी बात आप करते हो कि हमने आशीष शेलार बीजेपी के नेता है, उनसे बात की। सभी को मालूम है आशीष शेलार जी है, उनके साथ में हमेशा कॉफ़ी शॉप में बैठकर चाय पीता हूँ, कभी मुझे मिलते हैं तो उसमें गुप्ता बैठक की क्या होती है ये सबको मालूम है। अब उद्धव ठाकरे साहब प्रधानमंत्री को जाकर मिले हैं, वो क्या गुप्ता बैठक हो गई? देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, बैठकर बात करते हैं। गोपनीय वार्ता क्या होती है उसमें? कितनी भी गुप्त बैठक आप करो, उसमें हमारे यहाँ राजनीति नहीं होती, पर्सनल व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं। आप एक साथ बैठते हो, खाते हो, पीते हो, चर्चा करते हो, और इसी तरह से राजनीति भी आगे चलती है। ज़रूर दोस्तों, संजय राउत जी ने फरमाया है कि राजनीति में महाराष्ट्र की एक विशिष्ट ऐसी परंपरा है। ये हमारे राजनीतिक विरोधक है, लेकिन ये वे दुश्मन नहीं है। और बाल ठाकरे साहब की जो सीख है, उस सीख के आधार पर हम आगे चल रहे हैं, ऐसा भी इन्होंने पोल खोल के माध्यम से सभी को बताया है। साहब, पिछले दिनों ईडी का एक विषय बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। जो आपके महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेतागण हैं, विधायक हैं, आमदार महोदय हैं, राजनेता हैं, इनके पीछे ईडी का जो दबाव तंत्र जो जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार की खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, शिवसेना के ऊपर दबाव तंत्र तो नहीं है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। डेफिनेटली है। अब जो बात मुझे बोल रहे हैं ये सच्चाई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनका निर्माण इसलिए हुआ है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इंडिपेंडेंटली काम करो, किसी के दबाव में मत आइए। लेकिन कुछ सालों से ये सभी जो जिसका नाम लिया वो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कहाँ सरकार बनानी है, कहाँ सरकार गिरानी है, उसके लिए हथियार के रूप में ये लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे देश की छवि को भी खतरा पैदा होता है। विदेश में आप जाइए, आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ज़रूर सबसे बड़ी पार्टी भी है महाराष्ट्र में, जी सर, फिर भी सरकार नहीं बना पाई। उसका दुख तो उनको होगा ही। अगर हम उनके जगह पे होते तो हमें भी दुख होता कि मेरे 105 विधायक चुनकर आए,
लेकिन मैं सरकार नहीं बना पा रहा। 105 के साथ और 15-20 जुड़े हैं, 125-130 में जाकर भी मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन ये 3 जो सरकार में जो लोग बैठे वो किसी के 50 है, किसी के 55 है, किसी के 40 है, वो मिलकर सरकार बनाते हैं। ये वेदना जो होती है तो उससे क्या होता है कि आप दर दिन एक ऐसा स्टेप लेते हो कि अभी मैं सरकार बनाऊंगा और मैं किसी भी हद तक जाकर सरकार बनाऊंगा। अब दुर्भाग्यवश ऐसा है कि उनके पास केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार होने के नाते उनके पास ये सब एजेंसीज है। अब ये 3 एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर सरकार बनाने की अगर कोई कोशिश करता है तो हर वक्त आप यशस्वी हो गए ऐसा नहीं ना। उस जगह पे आपको सक्सेस मिला होगा कुछ राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ और पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी नहीं हो सकता। यहाँ के लोगों के इरादे बहुत मजबूत है। ये 5 साल का कमिटमेंट है। आप ईडी का खतरा, ईडी का दहशत, मुझे खुद को ईडी ने नोटिस भेजा था, मेरे पत्नी को कोई संबंध नहीं है। हमारे प्रताप सरनाइक जो एमएलए है उनके पीछे ईडी पड़ी है, हमारे अनिल देशमुख जी है उनके पीछे लगे हैं। अब हमने ये तय किया है 3 पार्टी के नेता बैठकर कि हम उनसे डटकर मुकाबला करेंगे, हम डरेंगे नहीं। आप हमको जितना डराने की कोशिश करेंगे उतने हम मजबूती से आपका प्रतिकार करेंगे। जरूर। संजय राउत जी कहते हैं कि हम मजबूत हैं, एकजुट है और जितना डराने का प्रयोग होगा हम उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार का सूचक वक्तव्य उन्होंने पोल खोल के माध्यम से बताया है। साहब, जिस प्रकार की आक्रामकता आज का जो महाराष्ट्र का विरोधी पक्ष है भाजपा, जिस प्रकार के वो प्रश्न पूछते हैं, आवाज उठाते हैं महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध, उस प्रकार की आक्रामकता कहीं ना कहीं केंद्र में विरोधी पक्षों की, शिवसेना की नजर नहीं आती। शिवसेना पीछे खड़ी नजर आती है, ऐसा क्यों? आपकी बात सही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक होना स्वाभाविक है। मैंने कहा ना कि सबसे बड़ी पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन है, कल तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभव है। प्रशासन में आज भी उनके लोग हैं जो उनको मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है। बात राष्ट्रीय स्तर की है तो हम फ्रंट सीट पर नहीं है वहाँ अपोजिशन में, हम बैक सीट पे है। फ्रंट सीट पर कौन है? कांग्रेस है। फ्रंट सीट पर कौन है? तृणमूल कांग्रेस है। और उसमें जो गाड़ी जा रही है उसमें हम पीछे बैठे हैं, लेकिन हम अपोजिशन में हैं। ये जिम्मेदारी जो है आक्रामक होने की, ये सबसे बड़े पार्टी की होनी चाहिए हमेशा। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी करते हैं। जो बड़ी पार्टी है अपोजिशन में वो नेता होता है, उसका नेता होता है और उनके नेतृत्व में हम सब दल काम करते हैं। तो जैसे बड़ी पार्टी का सूचना होगी उस तरह से हम काम करते हैं। लेकिन शिवसेना का अपना एक अस्तित्व भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवसेना जरूर अपोजिशन में है, बीजेपी के साथ आज नहीं है। उसका मतलब ये भी नहीं कि दर दिन उठकर केंद्र से संघर्ष करे या झगड़ा करे, कोई ज़रूरत नहीं है। केंद्र और राज्य का एक अपना रिश्ता नाता होना चाहिए। ये फेडरल सिस्टम है, ये फेडरल सिस्टम है। हमारे ऊपर ज़रूर केंद्र सरकार है तो उसका सम्मान भी रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का सम्मान रहना चाहिए, प्रेसिडेंट का सम्मान रहना चाहिए। दर दिन उठकर झगड़ा करना किसी को शोभा नहीं देता। जरूर। रोज उठकर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दे उपस्थित करना, झगड़ा करना, यह संवैधानिक परंपरा को शोभा नहीं देता। इस प्रकार का वक्तव्य भी संजय राउत जी ने यहाँ पर किया है। साहब, आपने बताया आप विरोधी पक्ष में है, आपकी भूमिका भी आप संसद में निभाते हैं, शिवसेना। साहब, आपकी एक अच्छी संख्या है, सांसदों की अच्छी संख्या है, भारी संख्या है। आज अगर कहीं ना कहीं सेंट्रल में देखा जाए तो आप एनडीए का हिस्सा नहीं है और आप उतना खुलकर यूपीए के पक्ष में भी नजर आते नहीं दिखते। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? 2024 को लेकर भी मेरा प्रश्न है, किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहोगे 2024 में? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एनडीए में नहीं है,
और एनडीए में नहीं होने के बावजूद हम यूपीए में भी नहीं है, हम यूपीए के मेंबर नहीं है। ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे जैसे ऐसे बहुत से दल हैं जो एनडीए में नहीं है और यूपीए के साथ भी नहीं है। उसमें हम हैं, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी है, उसमें लेफ्ट के कुछ लोग हैं, उसमें नवीन पटनायक जी है ऐसे, उसमें प्रकाश सिंह बादल जी की अकाली दल है, उसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है, तेलंगाना के जो मिस्टर चंद्रशेखर राव है उनकी पार्टी भी नहीं। बहुत से दल है प्रादेशिक जो मजबूती से बीजेपी का सामना आज कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में, लेकिन वो यूपीए के सदस्य नहीं है। क्यों नहीं बन पाए उसका विचार कांग्रेस के नेतृत्व ने करना चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं कि यूपीए मजबूत होनी चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, इंडिया के सामने अगर विकल्प यूपीए को लाना करना है तो यूपीए में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में नहीं है, लेकिन यूपीए में भी नहीं है ना। अगर 2024 का चुनाव हमको लड़ना है मोदी जी के सामने तो यूपीए के मजबूत करो, और अगर यूपीए को मजबूत करना है तो सभी को एक साथ बैठकर यूपीए का नेतृत्व कौन करेगा। कांग्रेस के नेतृत्व की बात अलग है, लेकिन यूपीए में एक ऐसा नेता भी आना चाहिए कि जो सभी को एक साथ बिठाकर एक छत के नीचे लाएगा, एक झंडे के नीचे लाएगा और चुनाव में जाएगा। 2024 की तैयारी अभी से होनी चाहिए यूपीए की, लेकिन आज एनडीए के मुकाबले में यूपीए मुझे कमज़ोर दिख रही है, और ये खतरा हमारे लोकतंत्र को है सबसे ज़्यादा। जब अपोजिशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूपीए मजबूत होने के बाद तुरंत सत्ता पे आ जाएगी, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल फिगर तो आना चाहिए लोकसभा में। वो आज हमारे पास नहीं है। आज लोकसभा में हमारे पास विपक्ष का नेता अपॉइंट करने के लिए भी उतनी संख्या में कांग्रेस के पास सदस्य की संख्या नहीं है। ये ठीक नहीं है। तो यूपीए मजबूत होनी चाहिए, और इसके लिए मैं हमेशा जब भी कोई मुझे नेता मिलता है, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो या चाहे किसी भी, कि एक साथ बैठकर निर्णय करने की अब ज़रूरत है। एक साथ बैठकर निर्णय करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़ा वक्तव्य, एक भावना जो यहाँ पर व्यक्त की है संजय राउत जी ने कि एनडीए के मुकाबले यूपीए कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर नजर आता है। साहब, आपके हिसाब से कौन ऐसा व्यक्ति है, सक्षम नेतृत्व है भारत का, जो यूपीए को एकजुट आज कर सकता है? देखिए, आपके नजर में एक मत नहीं हो सकता उसके ऊपर। कांग्रेस कहेगी हमारा नेता ही बनेगा, वो तो होगा। कांग्रेस बड़ी, आज भी कांग्रेस देखिए, चाहे कुछ भी हो, आज कांग्रेस का एक नाम है, कांग्रेस की एक परंपरा है, कांग्रेस का एक इतिहास है। लेकिन ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ कांग्रेस का अस्तित्व मिट गया है। उत्तर प्रदेश में देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, और भी राज्य में, तमिलनाडु में अभी उनको अच्छा मिला है डीएमके के साथ। लेकिन एक ऐसा नेता की खोज, मैं किसी का नाम लूँगा तो वापस उसमें बवाल हो जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा पवार साहब के बारे में कहा कि पवार साहब एक देश के ऐसे बड़े नेता हैं जो सबको एक साथ लेकर आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कांग्रेस की मान्यता चाहिए। ये फैसला एक दो पार्टी नहीं बैठकर कर सकती, कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी का भी उसको मान्यता मिलनी चाहिए। एक सूचक ऐसा वक्तव्य संजय राउत जी ने यहाँ दिया है। शरद चंद्र पवार इस प्रकार के नेता है जो सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर संदेश राउत जी पोल खोल के माध्यम से सभी को देते नजर आते हैं। साहब, आपने बेबाकी से विविध प्रश्नों के उत्तर दिए, आपने अपनी बात रखी, अपनी भावनाएं भी रखी, आपने कुछ मुद्दे इस प्रकार से उजागर किए जो आम जनता के भी प्रश्न थे। साहब, अंतिम पड़ाव में इस इंटरव्यू के मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूँ, उनका एक गुण जो आपको पसंद है और एक सुझाव उनके लिए। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस। बहुत ही जुझारू नेता है, अभ्यासु नेता है, लेकिन मैं इतना ही उनके लिए कहूँगा, सत्ता आती है, सत्ता जाती है,
संयम बहुत आवश्यक है, संयम की ज़रूरत है। अगला नाम आशीष शेलार। आशीष शेलार को राजनीति में अब बहुत से पड़ाव पार करने हैं, युवा नेता है। उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि राजनीति के साथ साथ आपको क्रीड़ा क्षेत्र में भी बहुत आप रुचि लेते हो, आप वहाँ भी काम करिए। जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पटोले जी। नाना पटोले जी बहुत ही लड़ाऊ नेता है ज़रूर, लेकिन जुबान संभाल कर भी कभी कभी राजनीति होती है, मौन में भी ताकत होती है। जरूर साहब, राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा पवार साहब। देखिए, पवार साहब के सामने तो हम क्या बात कर सकते हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन पवार साहब एक ऐसे नेता इस देश के कि सभी किसी भी पार्टी, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे किसी और पार्टी के हो, पवार साहब का मार्गदर्शन हमेशा लोग लेते आए हैं। लेकिन मैं हमेशा उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं हमेशा उनको मेरी शुभकामनाएं रहती है। बहुत बड़ी बात आज राउत जी ने कही है कि पवार साहब को आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। सब अंतिम नाम इसी श्रृंखला में लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे। देखिए, उद्धव जी ठाकरे के साथ तो मेरी पूरा जो है जीवन हम एक साथ बिताया है। बहुत ही संयमी नेता है। वो कभी नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की राजनीति में, सत्ता के राजनीति में आकर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे, लेकिन अब बढ़ गए हैं। मैं उनको इतना ही कहूँगा, आप अब बैठ गए हैं तो नैया पार कर लीजिए। बैठ गए हैं तो नैया पार कीजिए। विविध प्रश्नों के बेबाकी से उत्तर आज हमें मिले। किंग मेकर नाम से परिचित, ओळखले जाणारे असे व्यक्तिमत्व संजय राउत जी, आपकी अमूल्य ऐसी समय पोलखोल मीडिया को, कांति कुमार जैन साहब के पोलखोल मीडिया को मिली है। आपका मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।